चलिए, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने भूगोल वाले सेशन में ये बात करी थी कि हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। उसमें हमने ये बताया था कि हैरी हैंस महोदय ने क्या क्या बताया था। उन्होंने इसके आयु के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा था। तो आज हम इनको समझेंगे कि आखिर इस पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, और बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उनको एकदम क्रम में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने होंगे। देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हेडिंग डालेंगे आप, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जब हिमालय आपको पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो हिमालय का निर्माण हुआ अलग अलग काल में हुआ है। जब अलग अलग काल में हो तो ये जान लीजिए सबसे पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए, मैंने ये बताया था कि हिमालय पे एक शिवालिक है, शिवालिक के बाद एक लघु है, मध्य जिसे बोलते हैं, एक बृहद हिमालय है, और फिर लद्दाख वाला क्षेत्र। ये 3 चोटी हो गई। मतलब ये कहेंगे बृहद हिमालय, ये कहेंगे मध्य हिमालय, और इसे कहेंगे शिवालिक। अब तीनों का मतलब समझेंगे। पहले तीनों का मतलब ये है कि जो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ वो कौन सा है? बृहद। बृहद का निर्माण सबसे पहले हुआ। उसके बाद किसका निर्माण होगा? और सबसे बाद में निर्माण, अगर ये पूछा जाए कि इसमें सबसे पुराना हिमालय कौन सा है तो कौन सा होगा? बृहद। और सबसे नया हिमालय कौन सा होगा? शिवालिक। ये तो बात हो गई। अब एक चीज़ समझिएगा, जो हमें जानना है कि मैंने ये भी आपको शायद बताया हुआ था कि महान हिमालय को छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा मैप पे, क्योंकि मैप पे रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिएगा, हमने आपको बताया था कि यहाँ से लेके इस वाले पूरे क्षेत्र में जिस हिमालय का विस्तार है उसे हम नाम देते हैं बृहद हिमालय। क्या नाम देंगे? बृहद हिमालय। और इसी बृहद हिमालय में जो बीच में ये वाला हिस्सा है इसे हम नाम देंगे क्या? मध्य हिमालय। और जो सबसे नीचे है जिसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं उसे नाम क्या देंगे? शिवालिक। बात क्लियर है? तो तीनों बात समझ में आई होगी कि इस हिमालय की जो सबसे ऊपरी चोटी है, मतलब जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम नाम देते हैं क्या? बृहद हिमालय। और उसी बृहद हिमालय के नीचे जो बीच वाला हिस्सा है उसे क्या नाम देते हैं? मध्य हिमालय। और उसी के नीचे वाला हिस्सा है उसे नाम क्या देते हैं? शिवालिक हिमालय। मतलब आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ से यहाँ तक चट्टान फैली हुई है, और इस चट्टान पे पहाड़ है अगर, तो ये पहाड़ कोई कम ऊँचा होगा, फिर उससे ज़्यादा ऊँचा होगा, कोई सबसे ज़्यादा ऊँचा होगा। जो सबसे ज़्यादा ऊँचा है वही क्या है? जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है वो, और अगर जो सबसे कम है वो शिवालिक। तो ये चीज़ समझ आ गया कि एक तरफ से बना हुआ है। ये भी आप जान गए कि सबसे पहले ये बना था, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सबसे नया कौन है? शिवालिक है। सबसे पुराना बृहद। ये सब कुछ आप लोग जान चुके। अब जो मैंने ये भी आपको बताया था कि निर्माण के आधार पे, आयु के आधार पे हमने हिमालय को 4 भागों में बांटा था। अब 4 भाग कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है ट्रांस हिमालय। कहेंगे सर ट्रांस हिमालय के बारे में तो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं। हाँ, जब मैंने बताया था आपको, हिमालय का निर्माण बताया था, हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो मैंने बताया था मैंने इसके ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ से पहले ही एक हिमालय था जिसे हम नाम देते हैं कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। मतलब ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। एकदम ध्यान से नोट कीजिएगा कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। अब कहेंगे सर अगर वो तब है किसका भाग? तो वो पहले से स्थित यहाँ पे एक ग्रंथि का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं पामीर ग्रंथि। विश्व जब हम एशिया पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन बस इतना जानिएगा। यहाँ पे ऐसे समझिएगा, इधर से पाकिस्तान की तरफ से एक पर्वत आता है सुलेमान पर्वत, यहाँ से आता है पामीर का, और इधर से आता है तिब्बत। तो तीनों जो एक जगह मिलता है वो वहीं पे निर्माण होता है किसका? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, हिमालय से लगे होने के कारण इसे हम नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। मतलब यहाँ से एक चोटी आती है सुलेमान पर्वत जो पाकिस्तान साइड से आती है, यहाँ से मिलेंगे पामीर का पठार जो तिब्बत और चीन वाले क्षेत्र से आता है, और इधर से तिब्बत का पठार यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे तीनों इकट्ठा होते हैं और वहीं पे किसका निर्माण होता है? ट्रांस हिमालय। तो इस बात को आप समझेंगे कि
जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है, मतलब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब भी यहाँ पे कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो दो चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है और हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय वहाँ पे था। बात समझ में आ गई? आगे चले, चलिए। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पढ़ने के बाद हमने बताया था उसी के आगे है बृहद हिमालय। हिमालय बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद क्या पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय। ठीक है, चलिए। तो हमें कितने हिमालय के बारे में पढ़ना है, 4। अब कौन कौन से 4 हैं इस चीज़, इन चारों को समझिएगा। मैंने कहा हिमालय के उत्तर में स्थित है ये वाला पूरा एरिया, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया है, इसे कहेंगे ट्रांस हिमालय। और यहाँ से यहाँ तक जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी पे है उसे बोलेंगे बृहद हिमालय। और उसी बृहद हिमालय के जस्ट नीचे जो थोड़ा कम ऊंचाई का है उसे बोलेंगे, और जो सबसे कम ऊंचाई का है उसे बोलेंगे शिवालिक हिमालय। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ट्रांस हिमालय। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, अगर आप अपने मैप में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चोटियाँ मिलेंगी। जैसे यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे मिलेगा काराकोरम, यहाँ उसके नीचे देखेंगे तो लद्दाख मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा जास्कर। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलेगा क्या, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के नीचे क्या मिलेगा, लद्दाख। लद्दाख के नीचे क्या मिलेगा, जास्कर। तीनों चोटियों को मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, उसके बाद जास्कर, मतलब काराकोरम मतलब के, और लद्दाख का मतलब एल, और जी। तो आपको ये सीरीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि काराकोरम श्रेणी या लद्दाख श्रेणी या जास्कर श्रेणी, ये जो श्रेणियाँ हैं ये किसका भाग है। तो किसके भाग हैं ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीनों श्रेणियाँ किस हिमालय के भाग हैं, ट्रांस हिमालय के भाग हैं। अगर दिमाग में आए कि सर ये तो हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। जब दो चोटियाँ मिल जाती हैं, जैसे इसको समझेंगे, जैसे मान लीजिए पहले से ये हिमालय है और यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, इससे ऊंचा। अगर दोनों जहाँ मिलेंगे, अगर वहाँ पे कोई चोटी है तो इसमें भी काउंट कर सकते हैं, इसमें भी काउंट कर सकते हैं। ये अब वहाँ तो पड़ोसी का खेत तो है नहीं कि भैया मेरी के इधर आपका और मेरी के इधर हमारा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि भाई वो एक जगह आप कोई सीमा बना सकते हो, लेकिन पूरी चोटी पे सीमा बना पॉसिबल नहीं है। वो भी कब, जब उसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसकी चोटी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, आप किसका बताएंगे, ट्रांस हिमालय का। अब बात आती है सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन समझिएगा। पहली बात हो गई कि ये तीनों चोटियाँ किस पे आती हैं, ट्रांस हिमालय पे। दूसरी, सबसे ऊपरी कौन सी चोटी है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे आखिर एक एक चोटियों की। काराकोरम चोटी पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का मतलब बर्फ़ की चट्टानें हैं, ठीक है, मतलब हिमखंड है। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, बाल्टोरा सुना होगा, ये हिस्पर सुना होगा, बियाफो सुना होगा, ये जितने सुने हैं सब इसी काराकोरम पे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पश्चिम में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, सबसे पूर्व में कौन सा ग्लेशियर स्थित है। तो दोनों आपको बहुत आराम से जवाब देने हैं। कब जानेंगे, जब आप पढ़ेंगे और अपने मैप पे देखेंगे तब। ऐसे अगर अनहरी धुनहरी पढ़ाई करेंगे भूगोल में तो कुछ नहीं होने वाला है, ना रट पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम हैं, रटना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो अपने मैप में आप जम्मू कश्मीर का फिजिकल खोलेंगे और वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक श्रेणी है जिसका नाम है क्या, काराकोरम। अब हम इस काराकोरम पे ये समझेंगे कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं। जैसे अगर सबसे यहाँ पे बात करेंगे तो आपको एक ग्लेशियर मिलेगा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जिसको नाम है बतूरा ग्लेशियर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि काराकोरम पे बतूरा ग्लेशियर स्थित है या
नहीं है। आप कहेंगे सर स्थित है, तो नहीं स्थित है, लेकिन पूछेगा कि कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान में स्थित है। अब अगर इसके आगे आएंगे तो अब वाले जितने मिलेंगे सब भारत में मिलेंगे, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पाकिस्तान में नहीं। वो इसलिए हमने बताया ताकि आपको ये पता हो कि इसकी अंतिम सीमा बतूरा ग्लेशियर है, जो आपके मैप में दिया होगा और 100% दिया होगा। अगर यहाँ खोजेंगे तो यहीं पे आपको तजाकिस्तान वाले क्षेत्र के थोड़ा सा पहले देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। अगर मैप लेके नहीं बैठे तो बैठ जाइएगा कायदे से, और नहीं तो फिर ऐसे मुंह देखिएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो बतूरा ग्लेशियर हो गया। अब बतूरा ग्लेशियर के थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए कुछ ग्लेशियर मिलेंगे आपको। अगर आप ग्लेशियर को मेरे साथ बना रहे हैं तो बना लीजिए, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मिलेगा हिस्पर, क्या मिलेगा, इस पर, याद रखेंगे किस श्रेणी पे स्थित है, काराकोरम। और देखेंगे हिस्पर के आगे जाएंगे तो हिस्पर के आगे आने के बाद यहाँ पे अगर आपको मिलेगा, एक मिलेगा जिसको नाम है पी का मतलब पुनामा। क्या नाम है, पुनामा। मिला, मिला। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था काराकोरम के बारे में। यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे आपको मिलेगा हिस्पर, आप एच से याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा पुनामा ग्लेशियर, उसके बाद बियापो ग्लेशियर, उसके बाद इस्कामी ग्लेशियर। देखिए ये नाम जो हैं ये थोड़ा सा इधर उधर मिल सकते हैं, जैसे इस्कामी को इस्काम या इस्कोमो इस तरीके से लिख सकता है। और इधर है बाल्तारो, यहाँ सियाचिन, यहाँ पर है रेमो ग्लेशियर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि देखिए मैप में इस साइड में क्या होता है, पूरब होता है, और इस साइड में उत्तर, और इस साइड में क्या होता है, पश्चिम, और इस साइड में दक्षिण। अगर इसको उठा के यहाँ लेके जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा। और जब इसके इधर चलेंगे तो ये वाला क्या कहलाएगा, पूरब कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझेंगे कि पश्चिम से पूरब की तरफ ग्लेशियर है। अगर ये पूछता है कि सबसे पश्चिम में स्थित भारत का कौन ग्लेशियर है तो कौन सा बताएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो ये नहीं पूछता है, वो सिर्फ ये बात पूछता है कि काराकोरम श्रेणी पर सबसे पश्चिम में स्थित ग्लेशियर, भारत का नाम नहीं देता है, पाकिस्तान का नाम नहीं देता, या किसी अन्य देश का नाम नहीं देता है, तो फिर कहाँ जाएंगे, बतूरा जाएंगे। अगर वो नाम लेके पूछता है तब कहाँ जाएंगे, क्लियर है। ठीक है, अगर वो सिर्फ ये पूछता है कि काराकोरम श्रेणी की सबसे पूरब में स्थित कौन सी वो है, क्या नाम, ग्लेशियर है, तो आप कौन सा बताएंगे, सियाचिन बताएंगे। ठीक है, नहीं रेमो हट के है थोड़ा सा, वो चीन ऑक्युपाइड वाले क्षेत्र में चला जाता है। जैसे ये बतूरा, अगर मैप के हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है, तो मैप में वो आपको दिखाएगा कि LOC पे, मतलब जो अधिकृत पाकिस्तान वाला क्षेत्र कश्मीर, जिसके लेके लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उस वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसको अपने में काउंट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जो मैप में है उसी बात को समझेंगे। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहली बात आपको पश्चिम से लेकर पूरब वाले क्षेत्र में याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे पूरब में क्या है, याद होना चाहिए। अगर आप इसको इस तरीके से याद कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हिस्पर है, हिस्पर के बाद पुनामा है, पुनामा के बाद बियापो है, फिर इस्कामी है, बाल्तोरा है, सियाचिन है, फिर रेमो है। ठीक है, अगर इस तरीके से याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर ट्रिक बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जो भी बनाना चाहते हैं सो बना लेंगे। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ट्रिक से याद करना आसान होता है, जबकि अगर थियोरेटिकल पढ़ेंगे तो याद नहीं होता है। तो कैसे भी बस याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। तो काराकोरम की बात हो गई है, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इस बात को और समझेंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखेंगे जहाँ पे इस्कामी है, जहाँ पे इस्कामी ग्लेशियर है, वहीं पे आपको एक ऐसे लिखा होगा त्रिभुज बना के K2 लिखा है, K2 देखिए K2 नाम मिला। इस्कामी के अगल बगल सर्च करेंगे, वहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, K2। अब K2 के बारे में क्या क्या जानना है, देखिए K2 का एक नाम है, क्या नाम है, गाडविन ऑस्टिन मिला, K2 लिखा होगा या फिर गाडविन
ऑस्टिन लिखा होगा। मिला? या फिर इसे ही एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है गौरी नंदा पर्वत। ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ K2 लिखा होगा, ये गाडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा पर्वत नहीं लिखा होगा। लेकिन आपको जानना है गाडविन ऑस्टिन और गौरी नंदा पर्वत किसका नाम है? K2 का। तो अगर पूछा जाता है K2 किस श्रेणी पर स्थित है तो किस पे बताएंगे? काराकोरम पे। तो K2 किस पे स्थित है? काराकोरम पे। दूसरी बात, कभी कभी वो क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पूछता है कि K2 किस राज्य में स्थित है, तब K2 किस राज्य में, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में? तो अब किसमें, पहले ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था लेकिन अब कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि लद्दाख में भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? K2। और K2 का अन्य नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन और गौरी नंदा पर्वत। ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की किस नंबर की चोटी है, तो विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। अगर पूछता है कि विश्व की पहली कौन सा है, तो बताएंगे आप एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद ऊंचाई किसकी है? K2 की। अब दिमाग में ये आ जाएगा सर K2 की ऊंचाई कितनी है, तो K2 की ऊंचाई अगर आप जानेंगे तो लगभग है 8611 मीटर। ठीक है, और अगर एवरेस्ट की पूछेगा तो 8848 मीटर। देखिए 8848 को कभी 8850 भी लिखता है, 8848 भी लिखा। कारण क्या है कि जब यहाँ पे बर्फ़ जमती है तो ऊंचाई क्या होती है? बढ़ जाती है। जब बर्फ़ थोड़ी बहुत कम होती है तो ऊंचाई कम हो जाती है। तो आप इससे परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको दो चीज़ क्लियर हो गया कि 848 मीटर, दूसरा 88611 किलोमीटर। दोनों में अंतर समझ में आया? क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? आगे चले का बाबू, चलें? चलिए, तो यहाँ से काराकोरम से कितने क्वेश्चन बनेंगे, सब क्लियर है? चलिए, काराकोरम कंप्लीट होता है। अच्छा हाँ, काराकोरम से एक क्वेश्चन ये था कि काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मतलब बैकबोन ऑफ एशिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। मतलब जो काराकोरम श्रेणी है इसको बोला जाता है एशिया की रीढ़, मतलब बैकबोन ऑफ एशिया। खैर ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, तो आप ठीक है स्टार लगा लीजिए कि अगर रिपीट होगा तो ठीक है, नहीं रिपीट होगा तो कोई बात नहीं है। अच्छा, बी ओके है, बी ए ठीक है। बैकबोन ऑफ एशिया मतलब एशिया की रीढ़ कहा जाता है किसको? काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, यहाँ तक तो काराकोरम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद किसका नंबर आता है? लद्दाख श्रेणी का। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप अगर मैप में देख रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे देखिएगा लद्दाख मिलेगा। मैप खोलिएगा, देखिए वहाँ पे लद्दाख वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा कि लद्दाख, अगर ये पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है तो आप किसे बताएंगे? लद्दाख श्रेणी किस में स्थित है? ज़्यादातर हिस्सा इसका कहाँ है भाई? लद्दाख में ही है। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा लद्दाख में वहीं पे देखेंगे एक चोटी मिलेगी जिसको बोलते हैं राकापोसी चोटी। मिला? राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी मिला क्या? देखेंगे अगर उसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 77-88 मीटर के आसपास लिखा होगा राकापोसी। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है इस बात को समझेंगे। ठीक है, पहला बोलता है कि विश्व की सबसे नुकीली चोटी कौन सी है? तो राकापोसी जो है ये विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जाते थे। ठीक है, बहुत पहले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते। अब ये क्वेश्चन पहले बहुत ट्रेंडिंग में हुआ करते थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में जो चल रहा है एग्ज़ाम का दौर, वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। देखिए अगर एक चीज़ समझिएगा, अगर ये सबसे नुकीली है, नुकीली का मतलब कुछ इस तरीके से होगी भाई। नुकीली का मतलब इस तरीके से, मतलब इसकी ढाल क्या होगी? बहुत
तीव्र होगी। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी हो जाएगी? राकापोसी। भाई विश्व की सबसे नुकीली चोटी, नुकीली का मतलब यही हो गया ना कि एकदम नुकीली जैसी हो, सुई जैसी। तो अगर नुकीली है तो जैसे इसका ढाल भी सबसे तेज हो, तो सबसे अच्छा। अगर ये विश्व की है तो भारत की भी तो हो जाएगी। तो अगर भारत की सबसे नुकीली पूछेगा तब भी क्या हो जाएगी? राकापोसी हो जाएगी। ठीक है, ये तो छोटी सी बात होगी। अब अगर आगे चलेंगे, भारत का सबसे ठंडा प्रदेश किसको बोला जाता है? यहाँ से कुछ और क्वेश्चन है, उसको समझेंगे लद्दाख श्रेणी से। ठीक है, जैसे भारत का सबसे ठंडा स्थान वो कौन सा है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर पे नहीं जाएंगे पहली चीज़। तो अगर ये पूछे कि भारत का सबसे ठंडा प्रदेश, तो सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, अगर ये पूछे भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं तब, तो उसी कहते हैं। ठीक है, शीत मरुस्थल। अगर उष्ण मरुस्थल पूछे तो भारत का, तो थार का मरुस्थल जो राजस्थान में पड़ता है वो बोलेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए उष्ण, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है इसलिए शीत मरुस्थल। दोनों बात क्लियर है। दूसरी बात देखिए, लद्दाख वाले क्षेत्र में आप देखेंगे वहीं पे आपको मिलेगा कारगिल। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में लद्दाख के आसपास देखेंगे कारगिल एक ज़िला मिलेगा। कारगिल मिला? कारगिल नहीं मिला, नहीं मिला, कारगिल नहीं मिला। चलिए छोड़िए, अगर नहीं मिलेगा तो समझिएगा। वहाँ पे एक स्थान है कारगिल, आप सुने होंगे कि यहाँ पे लड़ाई उड़ाई बहुत हुई थी कारगिल वाली। ठीक है, जो कारगिल वाला ज़िला है कारगिल, उसको बोला जाता है लद्दाख का प्रवेश द्वार। अभी जल्द फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कारगिल को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि कारगिल वहाँ का ज़िला है जिसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, बात आती है कि सर जास्कर श्रेणी में कुछ मिलता है क्या? क्योंकि बस अब जास्कर ही रही है, तो जास्कर श्रेणी में कुछ भी बताने जैसा नहीं है कि वहाँ पे कोई चोटी है जो आपसे पूछी जाएगी। बस ये जानेंगे कि ये हिस्सा हिमालय वाले क्षेत्र का है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्यों? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कैसे क्या होता है सब चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद।